हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में अपन ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है इसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। ठीक है, तो आज अपन ट्रांसफार्मर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, ट्रांसफार्मर की संरचना, कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है और ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ जुड़ी होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की संरचना। ठीक है, देखो बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर पहली बात तो करता क्या है भाई, क्या कर रहा है ये एक स्टैटिक मशीन है, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। ये वोल्टेज को क्या करता है, एक कन्वर्ट कर रहा है, यानी कम या ज्यादा करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना की अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर एक कोर होती है। क्या होती है भाई? कोर होती है, ये पतली सी। ठीक है, और जो कोर है, कोर के एक सिरे पर यानी कि इस वाले भाग पर एक वाइंडिंग लगी हुई है, और जो ये वाला भाग है इस कोर का, इस वाले कोर पर दूसरी वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, ये जो वाइंडिंग होगी ना, ये आपकी प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है, जो कि ये सुपर एनेमल्ड कॉपर तार, सुपर एनेमल्ड कॉपर तारों से बनी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। द्वितीयक वाइंडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग होती है, ये भी आपके सुपर एनिमल्ड कॉपर तार से बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए, जो इनपुट साइड होता है, यानी कि जो सप्लाई साइड आ रही है, वो आपकी प्राथमिक साइड होती है। ठीक है, और जिस साइड से अपन आउटपुट लेते हैं, या फिर लोड साइड जिसको बोलेंगे, वो आपकी द्वितीयक साइड कहलाती है। यानी कि अपन कहते हैं कि लोड जो होगा आपका द्वितीयक साइड में लगा हुआ होता है। ठीक है, ये प्राथमिक वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, वो बात की बात है भाई। ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज का मान बढ़ा रहा है तो स्टेप अप, यानी कि अगर वोल्टेज का मान ज्यादा कर रहा है तो स्टेप अप होगा, और वोल्टेज का मान अगर डाउन कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये डिपेंड करता है वाइंडिंग में टर्नों की संख्या पर। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर टर्न की संख्या ज्यादा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर टर्न की संख्या कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, देखिए, ये वाइंडिंग की बात थी। अब देखिए बेटा, ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ना, ये जो कोर है आपकी, ये वाली है ना, ये जो कोर होगी इसकी, ये जो अपन ने आयताकार, ये वर्गाकार रूप में इसको अपन ने दिखाया है, ये जो कोर है ना, ये आपकी स्टील कोर की बनी हुई होती है। स्टील की, ये स्टील पत्तियों से बनी हुई होती है। ठीक है भाई, ये जो कोर होगी ना, ये स्टील कोर की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है बेटा, इस कोर के अंदर ये कोई कोर है जो कि स्टील की बनी हुई होती है ना, स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, और इस स्टील के अंदर सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और जो इसके अंदर सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है, ये 3.5 से 4.8% इसकी मात्रा सिलिकॉन स्टील की इस कोर के अंदर मिलाई जाती है। ठीक है, और जो ये कोर होती है ना, ये पतली पतली पत्तियों के रूप में होती है बेटा। यानी कि एक पत्ती है, ठीक है, फिर उसको अपन ने लेमिनेटेड कर रखा है, फिर दूसरी पत्ती, फिर लेमिनेटेड, फिर तीसरी पत्ती, फिर लेमिनेटेड। ठीक है, लेमिनेटेड करने का कारण क्या होता है,
लेमिनेटेड। लेमिनेटेड क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ध्यान रखना, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको पटलित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, ये जो कोर है इसको अपन पटलित करते हैं। क्यों करते हैं? लेमिनेटेड क्या पटलित किया जाता है? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। दूसरा, किस की बनी हुई होती है? ये स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तीसरी बात, इसके अंदर जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो 4.5 से 4.8% की इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो ये कोर होती है ना, ये ई आकार में, आई आकार में, यू आकार में, एल आकार में, ये कुछ इन आकार में, इन आकृतियों में इनकी पत्तियों को बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनके आकार के आधार पर अपन इस परिणामित्र को विभक्त करते हैं। यानी कि मैं कह दूं कि कोर के आकार के आधार पर परिणामित्र का विभाजन। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कोर की संरचना के आधार पर परिणामित्र का विभाजन। ठीक है भाई, देखो अब ये जो कोर की जो कोर है ना, पत्तियां हैं, इनकी संरचना के आधार पर अपन ने परिणामित्र का विभाजन किया है। देखो, जो पत्तियां जो होती है ना, ये ई आकार में भी हो सकती है, आई आकार में भी हो सकती है, यू आकार में भी हो सकती है और एल आकार में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है क्रोड प्रकार का परिणामित्र। ठीक है, दूसरा आता है शैल प्रकार का परिणामित्र और तीसरा होता है बेरी प्रकार का परिणामित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोर प्रकार का परिणामित्र, शैल प्रकार का परिणामित्र और बेरी प्रकार का परिणामित्र। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन कोर प्रकार का परिणामित्र पढ़ते हैं। ये इसके अंदर कौन से प्रकार की, तो आप कौन से आकार की पत्ती काम में लेंगे और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्रोड प्रकार। इसके अंदर जो परिणामित्र, इसके अंदर जो पत्तियां होती है ना, वो ई आकार की, सॉरी, आई आकार की, यू आकार की और एल आकार की काम में आती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसकी संरचना कैसे होती है भाई? इसको कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। कुछ इस प्रकार से आकृति होती है इसकी एल आकार में। ठीक है, और जब वाइंडिंग करते हैं, इसको फाइनल करते हैं अपन, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके अंदर जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग की जाती है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है भाई, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वो कोर के अंदर इस प्रकार से घूमता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इसके अंदर आई यू एल प्रकार का परिणामित्र, आई यू एल प्रकार की जो कोर होती है वो आपके कोर प्रकार के परिणामित्र में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता सिर्फ एक ही होता है। एक भुजा पर अपन क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और दूसरी भुजा पर अपन सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, पत्तियों को जोड़ते समय अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पत्ती जो होती है वो अच्छे तरीके से मजबूताई से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनके बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पत्तियां लूज होंगी तो क्या होता है बेटा, जब लूज होती है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर आपका वर्किंग कंडीशन में होता है, पत्तियां अगर लूज होती हैं तो पत्तियां वाइब्रेट भी कर सकती हैं। ठीक है, एक हमिंग की सी आवाज सुनाई देती है। तो अपन को वाइंडिंग करते समय ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी पत्तियां अपन काम में ले रहे हैं वो मजबूताई से जुड़ी हुई
हो, ठीक है। और जहां पर अपन को आउटपुट कम लेना हो, आउटपुट कम प्राप्त करना हो, वहां पर अपन कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता एक होता है, ठीक है, और IUL प्रकार की कोर इसके अंदर की जाती है, ठीक है। शेल प्रकार का परिणामित्र, देखिए शेल प्रकार का जो परिणामित्र होता है, इसके अंदर ई प्रकार की पत्तियां और आई प्रकार की पत्तियां इस्तेमाल में ली जाती हैं, ठीक है। यानी कि कैसे होती हैं वो, देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसको। देखिए इस प्रकार से करते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, उसको उसका बहने का रास्ता, दो बहने के रास्ते होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो घूमता है, घूमने के रास्ते क्या होते हैं, दो होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा घूम रहा है तो ये वोल्टेज का मान भी ज्यादा आउटपुट में देता है, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स से घूमने के रास्ते कितने होते हैं, इसके अंदर दो होते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, वो वाइंडिंग आपकी मध्य वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली, ठीक है, मध्य वाली भुजा पर करते हैं, ठीक है। यानी जो मध्य वाली भुजा होगी उस पे आप वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की करते हैं, ठीक है। और जो उसके बीच वाली जो भुजा का जो साइज होता है, ये इन दो भुजाओं से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ऐसे कहूं कि मध्य वाली जो भुजा का जो क्षेत्रफल होगा, वो साइड वाली जो भुजाएं हैं उनसे क्या होता है, दो गुना रखा जाता है, ठीक है। आगे ध्यान जो रखेंगे, इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है ना, वो निम्न वोल्टता वाली जो कुंडलन है उसको कोर के नजदीक किया जाता है, और जो उच्च वोल्टता वाली जो कुंडलन होती है उसको निम्न वोल्टता वाली कुंडलन के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेल प्रकार परिणामित्र को बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो बीच वाली जो उसकी जो कोर होती है, उसका साइज जो होता है ना, वो क्या होता है, साइड वाली कोरों से डबल रखा जाता है, ठीक है। और जो वाइंडिंग होती है, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है, वो आपकी मध्य वाली भुजा के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला जो आता है वो आता है बेरी प्रकार का परिणामित्र, ठीक है। ये जो बेरी प्रकार का जो परिणामित्र है ना, ये इसी मतलब जिसने इसकी खोज करता था, उसी खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही बेरी प्रकार का परिणामित्र इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, इन पत्तियों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं, ये जो बेरी प्रकार का परिणामित्र है, इसके अंदर क्या होती है, ये आयताकार पत्तियां होती हैं, ठीक है। ये चारों तरफ आयताकार पत्तियां होती हैं, और इन पत्तियों के बीच में यहाँ पे एक खांचे कटे हुए होते हैं, ठीक है। पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, चौथी पत्ती, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कोरें हैं, वो चारों एक मतलब सारी की सारी कोरें एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। और बीच में से क्या हुआ है, खांचा काटा हुआ होता है, ठीक है। ये खांचा काटा हुआ होता है, और इन खांचों के मध्य में ये वाइंडिंग की जाती है, बेलनाकार रूप में ये वाइंडिंग करता है, बेलनाकार रूप में इस बाइंडिंग को किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रकार का जो परिणामित्र है, इस प्रकार का परिणामित्र को वाइंडिंग के कठिन प्रकार से होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम प्रकार से किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वाइंडिंग को करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। ये रिवाइंड करना इसको कठिन होता है। तो इस प्रकार के परिणामित्र यानी इस प्रकार का जो कोर का जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका इस्तेमाल अपन बहुत कम रूप में करते हैं। जो आपका एक कोर प्रकार का होता है और एक शेल प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल विशेषकर किया जाता है। तो आई होप बेटा आप कोर की संरचना के आधार पर जो अपन ने परिणामित्रों को बांटा है वो अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन
ट्रांसफार्मर से संबंधित एक अच्छा नया टॉपिक पढ़ेंगे।